अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। सबसे पहले जिक्र 10 तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे 10। कोरोना दो धारी तलवार, मईशत अहम या इंसानी जिंदगी। क्या लॉकडाउन में नरमी से ताजर खुश या फिर कोरोना वायरस खुश हो रहा है? तालीमी इदारों की बंदिश पर प्राइवेट स्कूल मालिकान क्यों नाला हैं? ये सवालात आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। नैब ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के पीछे एक और केस में बुलावा, जहां नैब की तोपोखरुख ऑपोजिशन की जानिब, वहीं इत्तेहादी भी नैब से नाला दिखाई देते हैं। क्या नैब कवानीन में तरमीम का वक्त आन पहुंचा? और फिर समंदर पार पाकिस्तानियों का मुकदमा लेकर मीरे रियासत के दर पर दस्तक भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। कोरोना वबा दो धारी तलवार साबित हो रही है। एक जानिब लोगों को कोरोना से बचाना और दूसरी जानिब डगमगाती मईशत को संभालना हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, यानी इंसानी जिंदगियां खतरे में हैं। मगर क्या वजह है कि हुकूमत लॉकडाउन में नरमियां करने जा रही है? क्या सरकार की नज़र में जिंदगियां अहम नहीं हैं? मईशत ज्यादा अहम है या फिर इंसानी जिंदगी? जैसे कई सवालात सर उठाते हैं, तो इसका जवाब यह है कि इस वक्त जान बचाना भी अहम है और मईशत संभालना भी। दुनिया के अक्सर ममालिक लॉकडाउन में नरमी ला रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। कोरोना का डर खत्म हो जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब एक महफूज रास्ता तलाश करना है कि जहां एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए न सिर्फ कोरोना को कंट्रोल किया जाए, बल्कि कारोबारी मईशत भी चल सके। ऐसे में एहतियात बेहद जरूरी है, होमवर्क होना चाहिए। आलमी इदारे सेहत ने लॉकडाउन में नरमी करने वाले ममालिक को खबरदार किया है कि अगर एहतियात ना की गई तो कोरोना वायरस के वाकयात में इजाफा हो सकता है। इदारे के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी करने वाले ममालिक को इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करना होगा, वरना सूरत हाल संगीन हो सकती है। लिहाजा लॉकडाउन में नरमी आहिस्तगी और फिर एहतियात के साथ करना होगी। कोरोना वायरस की आलमी वबा से बुरी तरह मुतासर होने वाले ममालिक यानी इटली, स्पेन और जर्मनी ने समाजी दूरी समेत दीगर एहतियाती शराइत पर लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया है। उधर फ्रांस ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी के तहत लॉकडाउन में नरमी लाने का फैसला किया है, यानी ये नरमी बतदरीज लाई जाएगी। जबकि जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दुकानों पर मास्क पहनना मैंडेटरी होगा। इटली, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी ने लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का ऐलान किया है। ताहम इस दौरान समाजी दूरी, मास्क पहनने और मुजव्वज़ा एहतियाती तदाबीर पर अमल करना लाजिम होगा। इन ममालिक में कैफे, बार और रेस्टोरेंट्स बंद, जबकि दीगर दुकानें खुल जाएंगी। फ्रांस में बच्चे 11 मई से रजाकाराना तौर पर स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे, तहम क्लासेस सिर्फ 15 बच्चों तक महदूद होंगी। अगर चीन की बात की जाए, चीन में अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो इस खास एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। वहाँ किस तरह की एहतियात रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, किन SOPs पर अमल किया जा रहा है, एक वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। ये वीडियो क्लिप दरअसल बता रहा है कि लॉकडाउन में नरमी किसको कहते हैं। लॉकडाउन में नरमी जरूर की जाए, मगर एहतियात के साथ। अगर जर्मनी की बात की जाए तो वहाँ पर खास साइज की दुकानें खोलने की इजाजत होगी, स्कूल मरहलावार खोले जाएंगे, मजहबी इज्तिमात पर 31 अगस्त तक पाबंदी रहेगी। इटली में पार्क, फैक्ट्रियाँ और तामीराती काम खोले जा रहे हैं, ताहम स्कूल सितंबर तक बंद रहेंगे। इटली में लोगों को अपने रीजन में नकलो हरकत की इजाजत होगी, यानी महदूद नकलो हरकत होगी। जनाजों में 15 अफराद शिरकत कर सकेंगे। यहाँ हजाम, ब्यूटी सैलून्स जून, जबकि खेलों की सरगर्मियाँ 18 मई तक शुरू की जा सकेंगी। पड़ोसी मुल्क स्पेन में 4 से 11 मई तक यहाँ पर फेज 0 के तहत हजाब और दीगर कारोबार खुल सकेंगे। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स और लीग्स अपनी ट्रेनिंग कर सकेंगी। स्पेन में चंद स्कूल मई के आखिर और दीगर सितंबर में खुलेंगे, जबकि 11 मई से छोटे कारोबार और होटल्स खुल सकेंगे। महदूद पैमाने पर मजहबी सरगर्मियों की भी इजाज़त होगी। इसी तरह से मई के आखिर में थिएटर्स और सिनेमा घर भी खुल जाएंगे और वस्त जून तक दुकानें निस्फ इस्तेदाद के साथ खुल जाएंगी, जबकि जून के आखिर तक साहिल समंदर भी खोल दिए जाएंगे। ये तो था यूरोप का तस्करा। दीगर ममालिक क्या कर रहे हैं, जिनकी मिसालें बार बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान देते हैं। अब जरा पाकिस्तान की सूरत हाल पर एक निगाह डालते हैं। कल से लॉकडाउन में नरमी होने जा रही है। ऐसा क्यों होने जा रहा है, ये अहम, इसका जवाब आपको देंगे, मगर इससे पहले आपको दिखाते हैं कि वज़ीर आला सिंध ने आज क्या कहा है इस लॉकडाउन में नरमी से मुताल्लिक़। These guidelines will remain applicable till 31 मई 2020। मैं बहुत डर रहा हूँ ये फैसले करते हुए, ये फैसले एक्सेप्ट करते हुए, लेकिन नेशनल इंटेग्रिटी के लिए, एक सिंगल नेशनल नैरेटिव के लिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के एहतराम में हम 100% इस पे अमल दरामद
करने के लिए तैयार। वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि ये तरीक़ाकार 31 मई तक नाफिज रहेगा। मैं ये फैसले कबूल करते हुए डर रहा हूँ, लेकिन कौमी सलामती और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एहतराम में हम वफाक के फैसले पर 100% अमल करेंगे। वज़ीर आला सिंध लॉकडाउन हटाते हुए डर रहे हैं, मगर लॉकडाउन नरम करना मजबूरी है। इस मजबूरी के पीछे क्या है? इसकी वजह शायद ये है कि कोरोना के मईशत पर रूनुमा होने वाले असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। वजारत ख़जाना की एक इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आई है कि रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह में जुलाई तक मार्च मुल्क का बजट खसारा जो पहले 3.8% के साथ 1688 अरब रुपए रहा, माली साल के अख्ताम तक यानी 30 जून तक ये तखमीना बढ़कर 9.6% पर पहुंच जाएगा। इस दौरान अब तक पाकिस्तान 15 खरब 80 करोड़ रुपए का बैरूनी कर्ज भी ले चुका है, यानी बैरूनी कर्जे बढ़ रहे हैं, जबकि 8 खरब 18 अरब 44 करोड़ की रकूम कर्जे उतारने पर भी सर्फ हुई है। दूसरी जानिब इसके मुकाबले में मज़कूरा 9 माह में मजमूई तौर पर 46 खरब 89 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा हुआ है, जो GDP का 10.7% रहा है। इन मुश्किल हालात में माली साल 2020-21 का वफाकी बजट तैयारी के मराहिल में है। अगर कोरोना की वबा और अखराजात इसी तरह साथ साथ चलते रहे तो इसके बजट पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये एक सवालिया निशान है। इस पर भी यकीनन एक क्वेश्चन मार्क है। अलबत्ता हुकूमत को बजा तौर पर इस बात का इदराक है। वज़ीर आज़म भी इसका बारहा इजहार कर चुके हैं और अब बुध के रोज़ वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक ने रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म मुतारिफ कराते हुए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहारा देने के लिए बैंकों के जरिए कर्जे की सूरत में 30 अरब रुपए सब्सिडी के तौर पर देने का फैसला किया है, जिसके लिए इन एंटरप्राइजेस को 3 माह में अपने मुलाजमीन बरतरफ ना करने का अहद देना लाजिम होगा कि वो मुलाजमीन को निकालेंगे नहीं। इस सूरत में हुकूमत कर्ज का 40% नुकसान खुद बर्दाश्त करेगी। FBR ने भी सेल्स टैक्स की अदायगी पर बाद सजाएं खत्म की हैं। ऐसे इकदामात यकीनन वक्त की अहम ज़रूरत है, ताहम इन्हें मौसर बनाने के लिए होमवर्क करना होगा। लॉकडाउन से मुश्किलात में घिरे ताजर हुकूमती फैसले पर कितने मुतमईन हैं? इस वक्त सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील अहमद पराचा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त के लिए। वफाकी हुकूमत ने 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है। ताजरों को इस फैसले से कितना रिलीफ मिलेगा? क्या आप इस हुकूमती फैसले से मुतमईन हैं? जो कहा गया है कि मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे तो हमें इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? और इस वक्त तो ये देख रहा हूँ कि ना वफाकी हुकूमत सिंसियर है ताजिरों के लिए, ना सूबाई हुकूमत सिंसियर है। सूबाई हुकूमत ने तो ये कह दिया कि उन्होंने तो छोटी मार्केट्स खुलने का भी नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि जी मोहल्ले की दुकानें खुलेंगी और कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। तो ये तो बिल्कुल एक गलत बात है, वो ताजिरों की तकलीफ को देख ही नहीं है हुकूमतें। अच्छा पराचा साहब, ये क्लियर कीजिएगा, ये छोटी दुकान से क्या मुराद है? मतलब कोई साइज इस हवाले से स्पेसिफाई किया गया है कि इस साइज की दुकान खुल सकेगी, इतने शटर्स खुलेंगे? इस हवाले से कोई कैलकुलेशन हुई है या आपसे बात हुई कि छोटी दुकान से क्या मुराद ली जा रही? नहीं देखिए, छोटी दुकान से मुराद है कि छोटे कारोबार जो होते हैं, मिसाल के तौर पे एक तो मॉल्स में होती हैं दुकानें या बड़े बाजारों में होती हैं, एक छोटे छोटे बाजार जो होते हैं, छोटी छोटी जगहों पे दुकानें होती हैं, मेन रोड्स पे दुकानें होती हैं, उन दुकानों की ये लोग बात कर रहे हैं। नहीं, फिर तो कंफ्यूजन बरकरार रहेगी ना। हर किसी के लिए तो कोई ऐसा कोई जेनेरिक किस्म का SOP नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया। कोई कंफ्यूजन बरकरार नहीं रहेगी इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। हम अपना कारोबार खोलने जा रहे हैं, हर किस्म का कारोबार खुद ब खुद खुल जाएगा। अच्छा, यानी एक बार फिर आप ये ऐलान कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए सिंध के ताजिर कारोबार ओपन करेंगे, और कब से ओपन करने जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह मंडे से ओपन कर देंगे बिल्कुल अपना कारोबार। हमने 9 मई तक का कहा था कि 9 मई तक आप खुद करा दें, नहीं तो हम खुद खोल लेंगे कारोबार। पीर से हम अपने कारोबार खोल देंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब एक बार फिर सिंध हुकूमत से महाजराई शुरू हो रही है ताजरों की? आज इन्होंने हमें बुलाया भी है, रात को 9:30 बजे इनसे एक मीटिंग है। अगर उसमें खुद ही कह देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने 9:30 के बाद यही ऐलान कर देना है कि हम इंशाल्लाह अपने कारोबार खुद खोल लेंगे मंडे से। नहीं पराचा साहब, आज वज़ीर आला सिंध ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, और उन्होंने डिफाइन किया है, और बिल्कुल ऐसी बात है कि मोहल्लों में जो दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, वो ओपन करने जा रहे हैं। मार्केट्स के हवाले से क्या है स्ट्रैटेजी है या क्या SOPs है? अभी तक मेरा ख्याल SOPs वज़ा नहीं हुए, क्योंकि सिंध हुकूमत ने इसको एक्सटेंड कर दिया मंडे तक। वो तो ये समझ लें कि पहले ही खुली हुई हैं मोहल्ले की दुकानें, तो उन्हें खुलवाने की क्या जरूरत है? वो दुकानें पहले ही खुली हुई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये तंग करने वाली बात हो रही है। अब इंशाअल्लाह ताला ये ताजिरों की ताकत भी देखेंगे। अच्छा, एक बात और आप क्लियर कर दीजिएगा, मेरी समझ से तो बालातर है, सिंध हुकूमत बार बार वफाक की बात करती है कि वफाक छोटे ताजरों को कर्ज दे, आसान इकसात पर कर्ज मुहैया किए जाए। इस हवाले से 50 अरब का पैकेज वफाक ने अनाउंस किया है। क्या ये जो कर्ज जिसका मुतालबा सिंध हुकूमत कर रही है, ये उससे अलहदा है? क्या मामला है ये तो उन्होंने कहा है जी बिजली के बिलों में दिया जाएंगे ये कर्ज, जो वफाक ने ऐलान करा है।
बिजली को बिलों में दिया जाएगा, बिजली के बिलों के पूरे पाकिस्तान के ताजिरों के ये वफाक देगी। और जिस कर्ज का मुतालबा सिंध हुकूमत कर रही है, ये कर्ज उससे अलग है जो छोटे ताजरों को आसान एक साथ पर देने का मुतालबा हो रहा है? जी हाँ, ये कर्ज अलग है। अच्छा, जमील अहमद पराचा साहब, ये भी बता दीजिएगा कि ये महदूद होगा चंद इलाकों के अंदर दुकानें खोलने की बात कर रहे हैं आप मंडे से, या सिंध भर के अंदर आपके तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं और मिलकर ये फैसला कर चुके हैं कि सिंध भर के अंदर दुकानें खोल दी जाएंगी? क्योंकि इससे पहले भी आपकी तरफ से ये फैसला तो आया था लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। नहीं, इंशाल्लाह इस दफ़ा हम किसी इनके हीले बहानों में नहीं आएंगे। ये हमेशा झूठ बोल के हमसे आगे निकल गई है। सिंध गवर्नमेंट हमें झूठी तसल्लियाँ दिलासे देते रहे। अब वक्त नहीं है हमें किसी भी किस्म की बातचीत से बात करने का या टाइम को आगे बढ़ाने का। वक्त ही खत्म हो गया। 10-12 दिन की बात है। 10-12 दिन के लिए हम अपने कारोबार जरूर खोलेंगे। तो अगर आप कारोबार ओपन करते हो तो फिर SOPs का तयन कौन करेगा पराचा साहब? अब SOPs का तयन हम क्या करें, आप बताएं। हमने तो कहा था कि हमारे साथ बैठ के तरीक़ेकार बनाने, नहीं बना सके। अब हम इंशाल्लाह सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर लेंगे, खुद मास्क भी लगाएंगे और सोशल डिस्टेंस भी खुद रख लेंगे। नहीं पराचा साहब, आप तो करेंगे लेकिन आपकी दुकान पर खरीदारी के लिए आने वालों को भी कौन समझाएगा? देखिए, जहां आपका कारोबार अहम है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना से बचना भी उतना ही अहम है पराचा साहब। वो तो सही है, लेकिन देखे ना कि अब इसकी गारंटी कौन देगा कि कोरोना, हमें तो अब कोरोना के साथ रहते हुए ये सब कुछ करना पड़ेगा। आलमी इदारा ये कह रहा है कि आप सुन लें कि कम से कम 8 से 9 महीने और 1 से 1.5 साल भी लग सकता है कोरोना के अंदर, तो कोरोना के खात्मे के लिए। तो जब ये आलमी रिपोर्ट आ चुकी है तो इसकी गारंटी तो कहीं नहीं है ना कि 15 दिन में या 20 दिन में या 2 महीने में ये कोरोना खत्म हो जाएगा और लॉकडाउन खत्म हो जाएंगे। हमारी हुकूमत भी यही बता रही है कि भाई इसके लिए हमें आगे भी सख्ती करनी पड़ेगी। इसका मतलब तो यह है कि हमें आप बिल्कुल ही दीवार से लगा के बिल्कुल कुचलते चले जा रहे हैं और अब हमें फिक्र ही नहीं है हमारी आप लोगों को। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ऐसे में ट्रांजिशनल फेज है, हमें बड़ा स्मूथ गियर शिफ्ट के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन फौरी तौर पे जैसे आप मंडे से ओपन करने की बात कर रहे हैं कि एकदम से तमाम दुकानें खुल जाएंगी, शायद ये भी तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। सिंध हुकूमत ने आपसे ऑनलाइन कारोबार की तजावीज़ भी सामने रखी थी, तो उस हवाले से कितनी पेशरफ्त हो सकी और क्या ये ट्रांजिशन जो है वो आहिस्तगी से करेंगे? जैसे आलमी इदारा सेहत भी कह रहे हैं एकदम से दुकानें खोल लेंगे आप मंडे से। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पहले इन्होंने हमसे पेशरफ रखी थी वो भी इनकी बेकार और बेसूदी पेशरफ थी, क्योंकि उन्होंने जो ऑनलाइन कारोबार की बात की थी उसमें 24 SOPs रख दी और बग़ैर हमारे वो 3 दिखाई जाती हैं। पुलिस हमें वो 24 SOPs दिखाती है जिनको पूरा करना नामुमकिन है, समझ लें। तो आज तक ऑनलाइन कारोबार से भी हम लोग परेशान हैं कि वो भी नहीं खोल सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद पराचा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। ऑल सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील अहमद पराचा हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब तालीमी इदारों की 15 जुलाई तक बंदिश के फैसले पर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। प्राइवेट स्कूल्स मालिकान के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो क्या कह रहे हैं, इसी बारे में बात करेंगे। इस वक्त ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के चेयरमैन हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब आपके वक्त के लिए। वफाकी हुकूमत ने तो फैसला किया है कि तालीमी इदारे 15 जुलाई तक जो है वो बंद रहेंगे और बोर्ड के इम्तहानात भी नहीं होंगे, स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा। आपके इस फैसले पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गुज़िश्ता रोज़ के इस फ़ैसले पर कल ही से अपना बहुत वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ दे चुके हैं कि ये फ़ैसला जो कल वफाक की तरफ से ऐलान किया गया ये उजलत में भी है और आक़िबत नाअंदेश भी है। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने अपने सर का कोई बोझ उतार के रख दिया है और अपने आप को शायद हल्का करने की कोशिश की है, और एक ही स्वीपिंग स्टेटमेंट में उन्होंने तमाम तालीमी अदारों को 15 जुलाई तक बंद रखने का भी ऐलान कर दिया और तमाम तालीमी बोर्ड्स के इम्तहानात भी यकसर मनसूख कर देने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजाहतें वो आज भी दिन भर मीडिया को और सहाफ़ी हज़रात को देते रहे। और हम कल से ही ये कह रहे हैं कि न तो इतनी तवील बंदिश तालीमी अदारों की मुनासिब है कि महीनों के हिसाब से अब तालीमी अदारे पूरे पाकिस्तान में बंद हो चुके हुए हैं, तो अगर तालीमी सिलसिले को दोबारा जून में भी शुरू नहीं किया जा रहा
तो इसका मतलब ये है कि आने वाले तालीमी साल का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तालीम का नुकसान होगा, बच्चों के वालिदैन के जो ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल और उलझनें हैं वो भी बढ़ेंगी। इसी तरीके से अच्छा हैदर साहब, मुझे बताइएगा कि क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ क्योंकि तकाबली जायज़ा लेती है, मगरबी ममालिक के साथ कंपेयर किया जा रहा है इस कोरोना क्राइसिस को, और जब हम मगरबी ममालिक के साथ इसका जायज़ा लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि दीगर सेक्टर्स के अंदर तो रिस्ट्रिक्शंस जो है ईज़ ऑफ की जा रही हैं, लेकिन एजुकेशनल सेक्टर के अंदर रिस्ट्रिक्शंस कुछ ज़्यादा हैं। वो इटली के अंदर भी हैं, स्पेन में भी हैं, जर्मनी भी हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का नुकसान कुछ ज़्यादा होगा। फिर ये भी बता दीजिएगा क्या वो नुकसान जो होगा वो कोरोना से होने वाले नुकसान से ज्यादा है? देखिए, मैं गुजारिश किए देता हूं कि अगर बैनुल अक़वामी तनाजुर में आप देखेंगे तो बहुत से ममालिक ऐसे भी आपको नज़र आएंगे जो कि तालीमी अदारे खोलने का ऐलान कर चुके हैं, और हमने ये हरगिज़ नहीं कहा कि जिस तरह सारे कारोबार को SOPs के साथ काम करने की इजाज़त दी जा सकती है, तो तालीमी अदारों को SOPs के साथ क्यों नहीं इजाज़त दी जा सकती। और इसके लिए अगर हुकूमत हमें SOPs फराहम करे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर साथ मिलकर SOPs तैयार करने की बात होगी तो हम भी अपनी जानिब से तमाम SOPs जो है वो सूबाई और वफाकी हुकूमतों को जो है वो पेश कर सकते हैं। और जहां आपके पहले सवाल के दूसरे हिस्से का ताल्लुक़ है कि इम्तिहानात की मनसूखी जो है वो 9वीं जमात को मुतासिर कर रही है, 11वीं जमात के लिए मयार क्या होगा, इम्प्रूवमेंट के बच्चों का क्या होगा, जो बच्चे 1 या 2 पेपर में फ़ेल हैं उनका क्या होगा, 12वीं जमात के इम्तिहानात कितने अहम और नाजुक होते हैं, जहां प्रोफेशनल कॉलेजेस में बच्चों का कैरियर या मुस्तकबिल जो है वो उसका सवाल होता है। तो ये तमाम ऐसी उलझनें हैं कि जिनको हम शायद नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और मुझे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के उस बयान का सहारा लेना पड़ रहा है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना अभी जल्दी से ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन हमें कोरोना के साथ रहना जो है वो सीखना चाहिए। ठीक है, हम भी हैदर साहब एक तासुर ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स मालिकान हैं, क्योंकि उनकी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, दीगर सेक्टर्स में तो हमने देखा हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ वेवर भी दिया बिजली के बिलों के अंदर, इसी तरह से किराएदारों के हवाले से भी कुछ वेवर की बात होती रही। तो प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने ये वेवर जो है इस क्राइसिस के अंदर वो पेरेंट्स पे ट्रांसफ़र नहीं किया, पेरेंट्स से स्कूल के बच्चों की जो फीसें हैं वो लिए जाती रही हैं। तो क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी क्योंकि हावी आ रही है, इसलिए प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ये चाहती है कि जल्द अज जल्द स्कूलों को खोला जाए। एक तासुर ये है, अगर गलत है तो आप इसकी तरदीद कर दीजिए। जी, मैं आपके इस तासुर की ज़रा दुरुस्तगी करना चाह रहा हूँ कि सिंध में तो 7-8 अप्रैल से जो है ये क़तई तौर पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत और प्राइवेट तालीमी इदारों ने फ़ैसला किया कि 2 महीने के लिए वालिदैन को 20% रियायत दी जाएगी। हुकूमत पंजाब के फ़ैसले के बाद, वज़ीर तालीम पंजाब के फ़ैसले के बाद, पंजाब में एक इख्तिलाफी नोट जो है वो ज़रूर आया था, लेकिन अगर आप याद करेंगे तो आप ही के चैनल्स पर मुराद राज साहब ने इस बात को कैटेगोरिकली तस्लीम किया था कि पंजाब के सिर्फ 2 या 3 स्कूल जो हैं वो रियायत नहीं दे रहे हैं बच्चों को, अदरवाइज़ पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, KPK में भी और सिंध में तो पहले ही बिल इत्तेफाक जो है वो वालिदैन को रियायत दी जा रही है अप्रैल और मई की फीसिस में। अच्छा हैदर साहब, अभी सिंध हुकूमत अभी क्लियर नहीं है, सिंध हुकूमत ने कोई हतमी ऐलान नहीं किया, इस हवाले से कुछ टाइम मांगा है। तो क्या सिंध हुकूमत ने आपको शामिल मुशावरत किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है SOPs के हवाले से, या सिंध हुकूमत इसमें कुछ नरमी की बात कर रही है? जी, 18वीं तरमीम के बाद चूँकि तालीम सूबाई मामला है तो हम कल से ये गुजारिश कर रहे हैं, और वज़ीर तालीम सिंध ने भी इस बात को मीडिया के साथ शेयर किया है कि स्टीयरिंग कमेटी है सिंध में जो कि एजुकेशन के तमाम मामलात को देखती है। हम भी उस स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स उस स्टीयरिंग कमेटी में मौजूद हैं। तो वज़ीर तालीम सिंध ने कल हमसे ये बात कही कि 3 से 4 दिन में उस स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा
और फिर सूबा सिंध में जो है इन तमाम चीज़ों के लिए हतमी फ़ैसले उसी मीटिंग में किए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अली साहब आपका। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के चेयरमैन हैदर अली हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ऑपोजिशन लीडर को एक बार फिर नैब का बुलावा आ गया है। अब नैब ने क्या सवालनामा भेजा है, क्या पूछगछ हो रही है, इस बारे में बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शहबाज शरीफ एक बार फिर नैब के रडार पर आ गए हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे इस बेख्तलाफ शहबाज शरीफ को चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में शामिल तफ्तीश कर लिया है। नैब मुल्तान की जानिब से शहबाज शरीफ को एक सवालनामा भेजा गया है और नैब का कहना है कि शहबाज शरीफ समेत दीगर अफराद ने सरकारी अराजी मनपसंद अफराद में तकसीम की, जबकि उन्हें सवालनामे का 18 मई को जवाब जमा कराने की हिदायत भी की गई है। गुज़श्ता दिनों भी शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासाजात केस में, एसेट्स बियॉन्ड मींस के केस में नैब लाहौर ने तलब किया था, ताहम वो तीसरी बार बुलाने पर पेश हुए थे। शहबाज शरीफ तकरीबन 2 घंटे तक नैब ऑफिस में मौजूद रहे थे, जबकि नैब हुकाम का यह भी कहना है कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक सवालों का जवाब नहीं दे सके। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ इन्वेस्टिगेशन टीम को मुतमईन नहीं कर सके थे, जिस पर उन्हें 2 जून को दोबारा तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब अगर आटा चीनी स्कैंडल की बात की जाए तो मुल्क में हालिया चीनी बहरान की तहकीकात करने वाले कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की दरख्वास्त पर उन्हें और खुरम दस्तगीर को कल तलब किया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया को दोबारा ख़त लिखकर चीनी बहरान की इंक्वायरी में तफसीलात देने की पेशकश की थी। अब एक जानिब अपोजिशन जमातों को नैब से शिकवा है तो दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी भी नैब के खिलाफ कमर कस चुके हैं। क्या कोरोना जैसे कौमी मामले पर गैर मुत्तफिक सियासी जमातें नैब पर मुत्तफिक हो पाएंगी? लीगी रहनुमाओं के पास वो कौन से राज हैं जो इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश करेंगे? इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा आपके वक्त के लिए। ऑपोजिशन लीडर एक बार फिर नैब के रडार पर है और अब की बार चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में एक सवालनामा भेजा गया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या मामला है और नैब ने अब की बार क्या पूछा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी एक ऐसा मजाक और भौंडा मजाक है कि जिसको बताते हुए भी मुझे अफसोस हो रहा है, नैब को शर्म नहीं आ रही। ये जब मुझे ये बताएं कि अरबों खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना, साफ पानी, 56 कंपनियां, गंदे नाले, जल्जले के पैसों का इल्ज़ाम, डिफिड के अंदर चोरी प्लांट कराई, उसके बाद कहा जी आमदन से ज़्यादा असासे, जब कुछ नहीं मिला, आखिरी पेशी पे जब सारे सवालात जो थे वो जवाब जमा करा दिए, जब कुछ नहीं मिल सका तो उसके बाद ये आज सुबह एक नया ड्रामा किया गया कि जी लाल सुहानरा पार्क जो कि 1976 के ऊपर जो मुतासरीन थे जब वहाँ लाल सुहानरा पार्क नेशनल बना तो उनकी जो अराजी की तकसीम थी उसका मामला है, जो पूरे डिपार्टमेंटल प्रोसेस से गुजर के 2 दफ़ा वहाँ जो मुतासरीन थे चोलिस्तानी कम्युनिटी में, वहाँ ये पंजाब हुकूमत ने, ये हुकूमत का फैसला था, ये कोई शहबाज शरीफ की ज़ात का फैसला नहीं था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको सिर्फ 1976 का आप केस ले आए और वो केस जो कि डिस्प्यूटेड था बिटवीन चोलिस्तान कम्युनिटी और अच्छा मरियम साहब, इंटरेस्टिंगली इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नैब से शिकवा नहीं है बल्कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी नैब से शिकवा कुनाए है। फिर हुकूमत ने एक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी तैयार किया है, मुजव्वज़ा तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जो है वो सामने है। तो क्या ये एट दिस पॉइंट इन टाइम ये कोई राइट टाइम है कि नैब के विंग्स को क्लिप किया जाए और तमाम सियासी जमातें नैब के इख्तियारात को महदूद करने के लिए, चेयरमैन नैब के इख्तियारात को महदूद करने के लिए सेम पेज पर है? सर जी अगर आप मेरे से जाती रिपील हो जाना चाहिए नैब ऑर्डिनेंस। ये इतना काला कानून है कि इसके ऊपर आप लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ फैसले, ये जो हालिया मुस्लिम लीग नून के लोगों को इन्होंने सजाए मौत की चक्कियों में नैब के हुकूमत खाने में, चाहे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क से तो या ये नलायकी है या ये बदनीयती है, वो सारे अगर आप पब्लिक कर दें अपने टॉक शोज के जरिए वो फैसले, तो नैब का जो कानून है उसको रिपील हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लेकिन बात सिर्फ इतनी सोचने की कि फेसेस और केसेस नैब कहते हैं हम फेसेस और केसेस नहीं देखते,
लेकिन हमारे उसमें सिर्फ फेसेस और केसेस इनको मुस्लिम लीग नून, शरीफ खानदान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नजर आते हैं। कहाँ गया मालम जब्बा केस, कहाँ गया हेलीकॉप्टर केस, कहाँ गया 100 बिलियन सुनामी ट्री का केस, कहाँ गया आटा चीनी चोरी ये 1 महीने पहले का केस। आज जो दवाइयों का स्कैंडल आया है, आज की तारीख के अंदर अरबों रुपए का जो इंडिया से इंपोर्ट किए दवाइयाँ लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाम पे, वो स्कैंडल, वो कुछ नजर नहीं आता। बीआरटी पिछले 125 अरब के खड्डे खुद गए। आज जो रिलीफ पैकेज दिया 1300 अरब का इमरान साहब ने कोरोना के लोगों को रिलीफ फंड के लिए, ये सारे अगर करप्शन के पैसे वापस कर दें तो इससे ज्यादा 20-22 हजार अरब का जो है वो रिलीफ फंड हो सकता है। तो ये जो है इस बात को पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि जो इल्जामात लगे शहबाज शरीफ साहब 10 साल पंजाब की हुकूमत की, जहाँ अभी नलायक इस वक्त मुसल्लत हैं, उन 10 सालों में 1 रुपए की करप्शन, 5,500 बिजली के मंसूबे लगाए शहबाज शरीफ ने, सड़कें बनाई, नवाज शरीफ ने 11,000 मेगावाट की बिजली दी, अंधेरे खत्म किए। 1 रुपए की करप्शन, 1 धेले की करप्शन नहीं मिली। तो अब 1976 के केस का नोटिस भेज दिया। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अभी जब मालम जब्बा केस या बीआरटी केस का आप तस्करा कर रही हैं और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में अगर कुछ तरामीम की जाती है कवानीन में, तो आपको नहीं लगता कि इन केसेस में बहुत से लोगों को इम्यूनिटी मिल जाएगी फिर से? देखिए जी, हमारा इसमें मौका बड़ा क्लियर है। हमारा मौकफ ये है कि हम तो सजाए मौत की चक्कियों में रहे आए हैं। नवाज शरीफ साहब का जो केस है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने, जब कुछ नहीं मिला तो फॉरेन ऑफिस की गाड़ियों का इल्जाम लगा दिया इस्तेमाल करने की। शहबाज शरीफ साहब 70 दिन हुकूमत खाने में और 163 दिन हिरासत में। हमजा शहबाज शरीफ अभी भी जेल में। शाहिद खकान अब्बासी साहब सजाए मौत की चक्की में। रिश्ता इस्माइल साहब सजाए मौत की चक्की में। एहसन इकबाल साहब सजाए मौत की चक्की में। साद रफीक साहब जेल के अंदर। ये सब चीजें हम भुगत चुके हैं। अब इस वक्त जो जरूरत है नैब की अमेंडमेंट की, वो जरूरत है हुकूमत की, क्योंकि जो मैंने आपको 6-7 अभी केसेस सुनाए और अभी जो करंट इस हुकूमत की जो करप्शन है उसको हटाने के लिए इमरान साहब अपने लिए केयर करते हैं वो काबीना को, जिसने बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि जो चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार हो रही है, फोरेंसिक हो रहा है उसके ऊपर। कल शाहिद खकान अब्बासी साहब और खुर्रम दस्तगीर खान साहब इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने जा रहे हैं, जिस पर शाहिद खकान अब्बासी साहब ने खत लिखा था कि उनके पास कुछ प्रूफ्स हैं, कुछ डिटेल्स हैं जो इंक्वायरी कमीशन के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ऐसे क्या प्रूफ्स हैं, सबूत हैं जो बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं इंक्वायरी कमीशन के लिए? इसमें जी बड़ी सिंपल बात है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और इल्जाम अपनी चोरी का छुपाने के लिए इमरान साहब, जिन्होंने खुद फैसलों की मंजूरी दी है, सब्सिडी की मंजूरी दी, प्राइस इंक्रीज की मंजूरी दी, एक्सपोर्ट की मंजूरी दी, सारा जो एज कैबिनेट चेयर एंड ऑल्सो एज सीसीई चेयरमैन, और उसके बाद उस चीज को छुपाने के लिए कहा जी मुस्लिम लीग नून ने भी दी थी सब्सिडी। और सब्सिडी का मसला नहीं है, कल शायद खकान अब्बासी साहब वहाँ समझाने जाएंगे FIA को जो इसको स्टोर डॉलर प्राइस नीचे थी और सब्सिडी कंपेटिटिव तो ऑलरेडी शुगर की थी, तो इंपोर्ट करने का क्यों कहा गया? जब यहाँ सप्लाई कम थी उसके बाद उसको इंपोर्ट करने का क्यों कहा गया? और उसके बाद प्राइसेस क्यों मार्केट में इंक्रीज की गई? कम 120 का है जो हुकूमत ने डाला है, वो टाइम जाता है FIA को और खुर्रम दस्तगीर का, क्योंकि उस वक्त वो कॉमर्स मिनिस्टर थे। बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने क्यों दी थी सब्सिडी और किस तरह दी थी, उसका क्या प्रोसेस था और उस वक्त डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस क्या था, और इस वक्त जो टाका डला है उसकी असल हकीकत क्या है। तमाम चीजें जो हैं वो शाहिद खकान अब्बासी साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब, जिनको शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून ने नॉमिनेट किया है, कल जाके वो दूध का दूध और पानी का पानी करें। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मीरे रियासत के दर पर दस्तक देंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मीरे रियासत मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान, आज आपके दर पर उन पाकिस्तानियों का मुकदमा लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिन्हें आप वतन अजीज के माथे का झूमर समझते हैं। वो तारिकीन वतन, वो समंदर पार पाकिस्तानी जो वतन की मट्टी से दूर होकर भी इसकी मांग में सितारे भरते हैं। धरती माँ के वो बेटे जो वतन की खुशबू से दूर होकर भी इसके आंगन को फूलों से महकाने के लिए अपना खून पसीना एक करते हैं। वो पाकिस्तानी कि जिन्हें आपने जब जब पुकारा उन्होंने आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। वो शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल की तामीर हो या फिर नमल यूनिवर्सिटी का क़याम, वो ज़िलज़िला मुतासरीन की इमदाद हो या फिर डैम फंड का क़याम, तारीख गवाह है कि वतन अजीज़ ने जब जब इन्हें पुकारा ये पहली सफ में आ खड़े हुए। बिल्कुल इस शेर के मिसदाक
कि ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। मेरे रियासत, आज इन पाकिस्तानियों के मसाइल देखकर कहना पड़ता है कि किस हाल में है याराने वतन, खुदारा खबर लीजिए। इन पाकिस्तानियों की मुश्किलात बहुत ही दर्दनाक हैं, जिसका अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि जिन ममालिक में उन्होंने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा गुजार दिया, जहां कई दहाइयां गुजर गई, आज वो खुद को इन्हीं ममालिक में गैर मतलूब और गैर महफूज समझ रहा है। पाकिस्तान किस तरह लौटना है और कौन सी परवाजें दस्तयाब हैं या कौन सी मनसूख हो चुकी हैं, गुज़श्ता चंद हफ्तों से ये सब पता लगाना तो तकरीबन नामुमकिन सा हो चुका है। ऐसे दर्जनों पाकिस्तानी हैं कि जिन्हें जब अपने मसाइल का हल आपके मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बैरून ममालिक पाकिस्तानी सफारत खानों से नहीं मिलता, तो वो अपना दुख हमें बताते हैं कि शायद हमकी आवाज़ आप तक पहुंचे। ओमान में मुकीम ऐसे ही पाकिस्तानी अपना दुखड़ा हमसे बयान करते हैं और दुखड़ा बयान करते हुए उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। मेरे रियासत, ओमान में फंसे पाकिस्तानियों के दर्द का मदावा करने की बजाय कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन उनसे मामूल से 3 गुना जायद किराया वसूल कर रही है। वो किराया जो आम दिनों में 50 ओमानी रियाल था, आज 133 ओमानी रियाल वसूल किए जा रहे हैं। क्या ये मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमक पाशी और जलती पे तेल के मुतरादिफ नहीं है? इसके मुकाबले में हमसाया मुल्क की एयर इंडिया न सिर्फ मामूल के मुताबिक किराया वसूल कर रही है, बल्कि मुनासिब सहूलियात भी दी जा रही है। मेरे रियासत यही नहीं बल्कि उनका शिकवा है कि हुकूमत फ्लाइट शेड्यूल भी जारी नहीं करती और जो फ्लाइट शेड्यूल जारी किया जाता है उसमें फ्लाइट्स की यकसा नुमाइंदगी नहीं होती। मेरे रियासत, मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानियों का शिकवा है कि उनकी फ्लाइट दस्तयाबी का इंतजाम भी मेरिट पर नहीं बल्कि सिफारिश और फिर असर रसूख की बुनियाद पर किया जाता है। चेहरे देखे जाते हैं। मुसीबत के मारे जब वतन वापसी की राह लेते हैं तो यहाँ उनसे होटल में क़याम और खाने के पैसे जानबूझकर वसूल किए जाते हैं, दोगुने दाम वसूल किए जाते हैं। मेरे रियासत, आलमी वबा ने हर एक को गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला कर दिया है और ऐसे मसाइल को जन्म दे दिया है जिनके हल आसानी से दस्तयाब भी नहीं है। ताहम जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक है, तो जिन लोगों की परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं, उन्हें महंगी कीमत पर टिकट खरीदने पर मजबूर ना करना मुकम्मल तौर पर हुकूमत और कौमी एयरलाइन के इख्तियार में है। मेरे रियासत, उम्मीद है कि वो पाकिस्तानी जिन्हें आप मुल्की मईशत की रीढ़ समझते हैं, उनकी फरियाद भी आप तक पहुँचेगी और आप मुसीबत में घिरे समंदर पार पाकिस्तानियों पर नजर इनायत ज़रूर करेंगे। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।